अच्छा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बचे। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बेसिकली इज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट स्टेट्स द फैक्ट कि आपने एसेट्स एंड प्रॉफिट्स को कभी भी ओवरस्टेट नहीं करना। वेरी सिंपल, एक बस ये पॉइंट याद रख लो, एसेट्स एंड प्रॉफिट्स को कभी भी आपने ओवरस्टेट नहीं करना। दिस इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कि आपने कभी भी अपने एसेट्स को ज्यादा शो नहीं करना। मुझे एक बात बताओ ईसा, ये आपके लिए वैसे भी एक प्रूडेंट अप्रोच, the word prudent means wise approach. It is not wise for you to obviously record your assets over their value जितनी उनकी एक्चुअल होनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा एक प्लॉट ऑफ लैंड है, उसकी एक सर्टेन वैल्यू है, ऐसा लेट्स से उसकी $100,000 जो है वो वैल्यू है, क्या तुम उसको $200,000 जो है वो लोगों को बताओगे कि मेरे प्लॉट की वैल्यू $200,000 है? नेवर, यू वोंट डू दैट। व्हाई? बिकॉज वो एक मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन हो जाएगी एंड इट्स नॉट ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट। ठीक है, सो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट स्टेट्स कि आपने एसेट्स को, और कभी भी मुझे एक बात बताओ, आपके प्रॉफिट्स जो है वो अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स आपको हो रहे हैं, तो क्या आप अपने एक्सपेंडिचर्स बेस्ड ऑन द फैक्ट ये कर लोगे कि मेरे प्रॉफिट जो है उससे ज्यादा है? नो, हाइपोथेटिकल कभी भी आप अपने प्रॉफिट्स या एसेट्स को ओवरस्टेट नहीं करते हो। ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है एक रैशनल आपका जो अप्रोच होनी चाहिए आपकी, इट शुड बी कि आपने अपने एसेट्स को कभी भी ओवरस्टेट नहीं करना एंड प्रॉफिट्स को कभी भी ओवरस्टेट नहीं करना। हाँ, उसको अंडरस्टेट कर लो, ज्यादा हो जाएंगे तो आपका बेनिफिट है। अगर इन रियलाइजेशन में अगर आपके ज्यादा हो जाते हैं तो दिस विच इज गुड फॉर यू। अच्छा, अब एट द सेम टाइम इसका एक और भी पॉइंट है, एक एसेट्स एंड प्रॉफिट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। Secondly, expenses and liabilities, Isa, should never be understated. बात को अंडरस्टैंड करना है। वो ये कहते हैं कि आपने एक्सपेंसेस को कम शो नहीं करना। अगर एक मेरे 100,000 के या लेट्स से 10,000 के एक्सपेंसेस हैं, तो मुझे जो है वो उससे ज्यादा शो कर देना मेरे लिए बेटर है, मैं अपने प्रॉफिट्स को अंडरस्टेट कर लूं। दैट इज अ रैशनल अप्रोच। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर एक फ्यूचर में आपको, इवन इफ यू हैव द स्लाइटेस्ट ऑफ डाउट्स कि एक फ्यूचर में एक्सपेंडिचर हो जाएगा, उसको आज प्रोवाइड फॉर दैट एक्सपेंडिचर इन द इनकम स्टेटमेंट। ईसा, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है जिसके लिए आप प्रोविजन क्रिएट करते हो। प्रोविजन हम क्यों क्रिएट करते हैं? कि फ्यूचर में मुझे एक एक्सपेंडिचर होगा, मैंने ये एक्सपेक्ट किया कि मुझे फ्यूचर में इतने लोग पैसे नहीं देंगे, मेरे रिसीवेबल्स फ्यूचर में डाउटफुल इतने लोग हैं जो मुझे पैसे नहीं देंगे, उनके लिए आज मैं एक्सपेंस क्यों क्रिएट कर रहा हूं? सो दैट कि मैं अपने एक्सपेंडिचर्स को ओवरस्टेट करूं, मैं एक्सपेंडिचर्स को अंडरस्टेट ना करूं। ईसा, आई होप यू गेट द पॉइंट। ठीक है, इसीलिए आप जो है वो क्रिएट करते हो, यस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप इसीलिए क्रिएट करते हो, विच इज जो है वो कीपिंग इन इंटैक्ट प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कि आपने अपने एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट नहीं करना और एसेट्स को ओवरस्टेट नहीं करना। अब देखो, अगर आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट प्रोवाइड कर दोगे तो आपने एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट नहीं किया, और एट द सेम टाइम ये प्रोविजन कहां से माइनस होती है? आपके रिसीवेबल्स में से माइनस होगी, तो बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स भी तो कम हो गए ना। तो हमने रिसीवेबल्स को अंडरस्टेट कर दिया, ओवरस्टेट नहीं किया। जी बच्चे, इट इज ऑन द ट्रेड रिसीवेबल्स वाला पार्ट, आप ठीक कह रहे हो, सही है। ओके, अब मैंने बताया कि आपको डेप्रिसिएशन वाला पार्ट आपने जो है वो बड़े ध्यान से देख जाना है। कमिंग, मैं उसको एंड कर रहा था डिस्पोजल वाले सेक्शन से। आपने डिस्पोजल की जो है वो ब्रॉडली 3 एंट्रीज हैं यार, वो याद रख लेनी है। आई डोंट नो क्यों तुम लोगों को मुश्किल लगता है, इट इज अ पीस ऑफ केक। सबसे पहले आपने एसेट को अपनी बुक्स में से जो है वो राइट ऑफ करना होता है, तो आपने एसेट्स को जो अपनी बुक्स में से निकाल देना। जाहिर है एसेट जब सेल हो गया, इट इज नॉट सपोज टू बी इन योर बुक्स एनीमोर। तो एसेट को के जो एसेट का हिस्टोरिकल कॉस्ट में टी अकाउंट होता है, ठीक है, वो आपने कर देना होता है उसमें, उसको ट्रांसफर करना है डिस्पोजल अकाउंट में। कैन यू प्लीज टेल अबाउट द प्रोविजन अकाउंट? जी ईसा बच्चे, मैंने आपको प्रोविजन का अकाउंट यही बताया है कि प्रोविजन जो है वो क्रेडिट नेचर्ड अकाउंट होता है, इट्स अ कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। इफ इट इज क्रिएटेड अगेंस्ट एन एसेट, आपने उसकी क्रेडिट करके जो है वो उसके अकॉर्डिंगली उसको लेकर चलना है, और उसको हमेशा राइट ऑफ कर देना है इनकम स्टेटमेंट में। वेदर इट्स प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो भी राइट ऑफ हो जाएगी, और आपकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो भी राइट ऑफ हो जाएंगे इन द इनकम स्टेटमेंट। ठीक हो गया बच्चे? अच्छा, अब डिस्पोजल में आपने क्या करना है? सबसे पहली एंट्री आपने एसेट की जो कॉस्ट अकाउंट है, विच इज मेंटेन्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंट, आपने वो बच्चे ट्रांसफर करना है। यू हैव टू ट्रांसफर इट टू द डिस्पोजल अकाउंट। कैसे ट्रांसफर होगा? एसेट जो है वो आपकी बुक्स में इस टी अकाउंट में डेबिट नेचर्ड है, आपको पता है कि वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में इट इज बीइंग मेंटेन्ड एट डेबिट, जो उसकी अमाउंट हो रही होगी वो आपकी उस डेबिट नेचर में मेंटेन हुआ है। अब अगर आपने एसेट को रिमूव करना है अपने टी अकाउंट्स और अपनी बुक्स में से, तो यू गोइंग टू क्रेडिट द एसेट अकाउंट।
आप एसेट को क्रेडिट करोगे तो डेबिट किसको करोगे? आप डेबिट करोगे डिस्पोजल अकाउंट। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफरिंग द कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द डिस्पोजल अकाउंट। आपने एसेट की कॉस्ट को ट्रांसफर कर देना है। अब एसेट को जब ट्रांसफर कर दिया तो एसेट से रिलेटेड सारी की सारी चीजें, और भी कोई टी अकाउंट एसेट से रिलेटेड अगर पड़ा हुआ तो उसको भी ट्रांसफर कर दो टू द डिस्पोजल अकाउंट। हाउ? प्रोविजन को ट्रांसफर करो। प्रोविजन इज अ क्रेडिट नेचर्ड अकाउंट, तो प्रोविजन हमेशा डेबिट होगी खत्म करने के लिए, तो क्रेडिट क्या होगा? एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एंड लास्टली जो परचेज कंसिडरेशन होती है, जितने पैसे आपको उसके अगेंस्ट एसेट को बेचने से मिले होंगे वो आपने बैंक में डेबिट करने हैं। बैंक को डेबिट करोगे तो डिस्पोजल को क्रेडिट करके आपने बैलेंस कर देना है। अगर तो बैलेंसिंग अमाउंट डेबिट साइड पर है डिस्पोजल के तो वो प्रॉफिट है, अगर वो क्रेडिट साइड पर है तो वो लॉस है। क्यों? अगर डेबिट प्रोविजन का अकाउंट हो रहा है तो क्रेडिट क्या हो रहा है? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड अगेंस्ट इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। क्लियर होगी बात? ऑल राइट, ये तो हो गया डेप्रिसिएशन वाला पार्ट। आपने एरर्स को भी करके जाना है, मैंने आपको बता दिया है। आपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के लिए डेप्रिसिएशन भी करके जाना है, टॉपिक बहुत अच्छे से। आपने इरिकवरेबल डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स भी करके जाना है, ठीक है। कंट्रोल अकाउंट्स क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में उसने पूछा, आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू आस्क अगेन, लेकिन प्लीज डोंट लीव इट आउट, ठीक है। डोंट पुट मी इन अ सिचुएशन जहां पे यू कहोगे सर आपने कहा था, नो दैट्स नॉट हाउ इट इज। प्रैक्टिस तो करके जाना है आपने। मैंने आपको कहा कि उनके फॉर्मेट्स को आपने एक दफा रिकॉल करके जाना है। यस, अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स, आई एम एक्सपेक्टिंग अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स एज वेल, जो ये दो क्वेश्चंस में, क्योंकि विंटर के अटेम्प्ट में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2022 में उसने अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स का क्वेश्चन पूछा था, और एक सेपरेट क्वेश्चन था ऑन इट। और आपको पता है कि अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स पे जब क्वेश्चन आता है तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है एट टाइम्स, ऑल्दो उसकी वर्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि उसमें आपको डेट्स में जो फिगर आउट करना होता है। आपने एक्सपेंस अकाउंट, इनकम अकाउंट, अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स का आप लोगों ने बनाए हुए हैं। यू ऑलरेडी मेड द फॉर्मेट्स, यू डन एवरीथिंग। आपने उन फॉर्मेट्स को भी जो है वो गो थ्रू कर लेना अगेन, सही है। उन फॉर्मेट्स को देख लीजिएगा कि आपने प्रीपेड एक्सपेंडिचर्स को कैसे रिकॉर्ड करना होता है, आपने प्रीपेड इनकम्स को कैसे रिकॉर्ड करना होता है, आपने अक्रूड एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं इसमें, क्योंकि मोस्टली जो मिस्टेक्स होती हैं वो बेसिकली जो है वो इसी चीज पर होती हैं कि आप लोगों को उसको नहीं आता। Expense and income account is not a subscription. Subscription in itself is an income account, लेकिन subscription बच्चे ये आप नॉन प्रॉफिट की बात कर रहे हो, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जब ये आएगा, ठीक है, तो फिर आपको जो है मैं उसमें बता देता हूँ। जी फरजाम, मैं आपके क्वेश्चन को भी लेता हूँ। मैं कंपनीज में आता हूँ और पार्टनरशिप में आता हूँ, तो मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैपिटल करंट अकाउंट्स वगैरह में जो है वो डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं। ठीक हो गया जी? ओके, राइट। सो आपने एक्सपेंसेस एंड इनकम्स के अकाउंट्स वाला, अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स वाला टॉपिक बड़े अच्छे से करके जाना है, ये भी आपको टेस्ट होगा।